हेलो एवरीवन, पीसीएस क्रांति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। हम इस क्लास में भारतीय राज्य व्यवस्था को पढ़ रहे हैं। इसके लिए हमने एम लक्ष्मीकांत की भारत की राज्य व्यवस्था की बुक को फॉलो कर रहे हैं। इसके पहले की क्लास में हमने देखा था मौलिक अधिकार, जिसमें हमने देखा था कि नागरिकों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। आज की क्लास में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि राज्य के क्या क्या कर्तव्य होते हैं। तो आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य नीति के निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 तक किया गया है। संविधान निर्माताओं ने यह विचार 1937 में निर्मित आयरलैंड के संविधान से लिया है। आयरलैंड के संविधान में से स्पेन के संविधान से ग्रहण किया गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने इन तत्वों को विशेषता वाला बताया है और मूल अधिकारों के साथ निर्देशक तत्व को संविधान की आत्मा एवं दर्शन है। ग्रेनविले ऑस्टिन ने निर्देशक तत्व और अधिकारों को संविधान की मूल आत्मा कहा है। हमें जो याद रखना है इसमें, तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में दिए हुए हैं। तो ये भाग 4 में दिए हुए हैं, आर्टिकल 36 से 51 तक है और ये आयरलैंड के संविधान से लिए हुए हैं। तो आप इसे याद रखेंगे, एग्जाम में जो पूछा जाता है वो यहीं से सवाल बनते हैं, कौन से भाग में दिया गया है, आर्टिकल कितने से कितने तक दिए हुए हैं या फिर इसका सोर्स क्या है। तो इस तरह से भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 तक और आयरलैंड के संविधान से इसको लिया गया है। अब हम देखते हैं निर्देशक तत्वों की विशेषताएं, जिसमें हमें पढ़ना है। सबसे पहले राज्य के नीति निर्देशक तत्व नामक इस उक्ति से यह स्पष्ट होता है कि नीतियों एवं कानूनों को प्रभावी बनाते समय राज्य इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। ये संवैधानिक निर्देश या विधायिका, कार्यपालिका और प्रशासनिक मामलों में राज्य के लिए सिफारिशें हैं। अनुच्छेद 36 के अनुसार भाग 4 में राज्य शब्द का वही अर्थ है जो मूल अधिकारों से संबंधित भाग 3 में है, इसलिए यह केंद्र और राज्य सरकारों के विधायिका और कार्यपालिका अंगों, सभी स्थानीय प्राधिकरणों और देश में सभी अन्य लोक प्राधिकरणों को सम्मिलित करता है। पहली विशेषता में जो दी हुई है, इसमें यह दिया गया है कि जब भी राज्य कोई भी कानून बनाएगा तो वो इन तत्वों को कानून बनाते समय ध्यान में रखेगा। दूसरा, जो मौलिक अधिकार के अनुच्छेद 13 में राज्य की परिभाषा दी गई थी, वही भाग 4 में अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा का वही सेम अर्थ होगा, जिसमें केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण एवं लोक प्राधिकरण को सम्मिलित किया गया है। इस तरह से राज्य जब भी अपने स्टेट के लिए कानून बनाएगा तो वो इन तत्वों को ध्यान में रखेगा। आर्टिकल 36 में जो परिभाषा दी गई है राज्य की, उसका वही अर्थ होगा जो आर्टिकल 13 में राज्य की परिभाषा को दिया गया है। हमारी अगली विशेषता है निर्देशक तत्व भारत शासन अधिनियम 1935 में उल्लिखित अनुदेशों के समान है। बी.आर. अम्बेडकर के शब्दों में निर्देशक तत्व अनुदेशों के समान है जो भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल और भारत की औपनिवेशिक कॉलोनियों के गवर्नरों को जारी किया जाता है। तो इसमें डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने ये बोला है कि ये अनुदेश हैं, अनुदेश जैसे ऑर्डर दिए जाते हैं और जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल और भारत की औपनिवेशिक कॉलोनियों के गवर्नर को दिए जाते थे। हमारी अगली विशेषता है आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य में आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विषयों में निर्देशक तत्व महत्वपूर्ण है। इनका उद्देश्य न्याय में उच्च आदर्श, स्वतंत्रता, समानता बनाए रखना है। जैसा कि संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पित है, इनका उद्देश्य लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण है, न कि पुलिस राज्य का, जो कि उपनिवेश काल में था। संक्षेप में अगर हम इसका अर्थ समझे तो यह आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना ही इन निर्देशक तत्वों का मूल उद्देश्य है। तो आप जो दूसरी विशेषता है वो याद रखेंगे कि उसमें क्या दिया हुआ है कि यह आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता है। जो नीति निर्देशक तत्व है, इसका जो मुख्य उद्देश्य है वह एक लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है। निर्देशक तत्वों की जो प्रकृति है वो गैर न्यायोचित है। हमने मौलिक अधिकार में देखा था कि जो मौलिक अधिकार है वो न्यायोचित है, यानी कि उनके हनन पर उन्हें न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। लेकिन निर्देशक तत्वों की जो प्रकृति है वो गैर न्यायोचित है, इनके हनन पर आप न्यायालय नहीं जा सकते हैं, अतः सरकार इन्हें लागू करने के लिए बाध्य नहीं है। अनुच्छेद 37 में कहा गया है और ये जो दिया गया है कि ये इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित है, ये आर्टिकल 37 में दिया हुआ है। इसको आप याद रखेंगे। हमने 36 में देखा तो राज्य की परिभाषा दिया हुआ है और अनुच्छेद 37 में दिया गया है कि इनकी जो प्रकृति है वो गैर न्यायोचित है। निर्देशक तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, लेकिन राज्य को इन्हें लागू करने के लिए फोर्स नहीं किया जा सकता है। आगे हम देखते हैं, यद्यपि इनकी प्रकृति गैर न्यायोचित है तथापि कानून की संवैधानिक मान्यता के विवरण में न्यायालय ने देखता है। उच्चतम न्यायालय ने कई बार व्यवस्था दी है कि किसी विधि की संवैधानिकता का निर्धारण करते समय यदि न्यायालय यह पाए कि प्रश्नगत विधि निर्देशक तत्व को प्रभावी करना चाहती है तो न्यायालय ऐसे विधि को अनुच्छेद 14 या अनुच्छेद 19 के संबंध में तर्कसंगत मानते हुए असंवैधानिकता से बचा सकता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि जो हमारा 42वां संवैधानिक संशोधन है उसमें 31C की पहली व्यवस्था के प्रावधानों को विस्तारित किया गया है। इसमें केवल अनुच्छेद 39B एंड C में वर्णित को किसी निर्देशक तत्व को लागू करने वाली विधि को अपने संरक्षण में सम्मिलित किया गया है। तो इस तरह से अगर राज्य किसी मूल
किसी भी नीति निर्देशक तत्व को प्रभावी बनाना चाहता है और वह अनुच्छेद 14 और अनुच्छेद 19 के संबंध में इनकंसिस्टेंट होते हैं तो न्यायालय उनको तर्कसंगत मानते हुए उन्हें असंवैधानिकता से बचा सकता है। आगे हम देखते हैं निर्देशक तत्वों का वर्गीकरण। हालांकि संविधान में इनका वर्गीकरण नहीं किया गया है, लेकिन इनकी दशा एवं दिशा के आधार पर इन्हें 3 व्यापक श्रेणियों समाजवादी, गांधीवादी और उदार बुद्धिजीवी में विभक्त किया गया है। सबसे पहले हम समाजवादी देखते हैं। समाजवादी सिद्धांत क्या है? तो ये लोकतांत्रिक समाजवादी राज्य का खाका खींचते हैं, जिनका लक्ष्य सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना होता है। ये लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करते हैं। ये राज्य को निर्देश देते हैं कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करना, आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसरों की असमानता को समाप्त करना, जो कि अनुच्छेद 38 में दिया हुआ है। इस तरह से पहले हमने 36 देखा था, जिसमें राज्य की परिभाषा दिया हुआ है। 37 दिया था डीपीएसपी का जो नेचर है वो गैर न्यायोचित होगा। उसके बाद अनुच्छेद 38 में ये दिया हुआ है कि लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय द्वारा सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित कराना और आय, प्रतिष्ठा, सुविधाओं और अवसर की असमानता को समाप्त करना। आगे हम देखते हैं राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह सभी नागरिकों की जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त कराने का अधिकार, सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संस्थानों का समान वितरण, धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकना, मतलब इसका कि केंद्रीकरण को रोकना, कि एक जगह पर धन का संचय न होने पाए, उसको गरीबों में भी बांटा जा सके, पुरुषों और स्त्रियों को समान कार्य के लिए समान वेतन, कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों के बाल श्रम से संरक्षण, बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसर और शोषण, नैतिक और भौतिक परित्याग के खिलाफ बचपन और युवाओं की सुरक्षा। और ये सब जो दिया हुआ है ये अनुच्छेद 39 में दिया हुआ है। तो राज्य इन सबको सुरक्षित करेगा, जिसमें है सभी नागरिकों की जीविका के पर्याप्त साधन प्राप्त कराने का अधिकार। इसका क्या अर्थ है कि राज्य सभी नागरिकों के लिए फैक्ट्रीज लगाएंगे या फिर उनको जीविका के लिए पर्याप्त साधन प्राप्त करवाएंगे, सामूहिक हित के लिए समुदाय के भौतिक संसाधनों का समान वितरण करवाएंगे, धन और उत्पादन के साधनों का संकेंद्रण रोकेंगे, पुरुषों और स्त्रियों के समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करेंगे, कर्मकारों के स्वास्थ्य और शक्ति तथा बालकों के बाल श्रम से संरक्षण दिलवाएंगे, बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए अवसर और शोषण और भौतिक परित्याग के खिलाफ बचपन और युवाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करेंगे। तो राज्य के ये सारे काम होंगे, ये अनुच्छेद 39 में दिया हुआ है। अगला जो हमें आर्टिकल पढ़ना है वो है अनुच्छेद 39A, जिसमें दिया हुआ है समान न्याय एवं गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाना। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 41, काम पाने की, शिक्षा पाने की और बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और निरुक्तता की दशाओं में लोक सहायता पाने के अधिकार को संरक्षित करना, जो कि अनुच्छेद 41 में दिया हुआ है। तो इस तरह से काम की न्याय संगत और मानवीय की दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपलब्ध करना अनुच्छेद 42 में दिया हुआ है। सभी कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, सिर्फ जीवन स्तर तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर अनुच्छेद 43 में दिया हुआ है। उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों के भाग लेने के लिए कदम उठाना अनुच्छेद 43A में दिया हुआ है। पोषण, आहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करना तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करना अनुच्छेद 47 में दिया हुआ है। तो इस तरह से समाजवादी सिद्धांत में कौन कौन से आर्टिकल आते हैं हम उनको देख लेते हैं एक बार। जिसमें पहला हमने देखा, पहला जो आर्टिकल है 38, 39, 39A, 41, 42, 43 एंड 43A एवं 47। इस तरह से इतने आर्टिकल डीपीएसपी के समाजवादी सिद्धांत को फॉलो करते हैं। आगे हम देखेंगे गांधीवादी सिद्धांत। ये सिद्धांत गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। ये राष्ट्रीय आंदोलनों के दौरान गांधी द्वारा पुनर्स्थापित योजनाओं के प्रतिनिधित्व करते हैं। गांधी जी के सपनों को साकार करने के लिए उनके कुछ विचारों को निर्देशक तत्वों में शामिल किया गया है। ये राज्य से अपेक्षा करते हैं कि ग्राम पंचायतों का गठन और उन्हें आवश्यक शक्तियां प्रदान कर स्व सरकार की इकाई के रूप में कार्य करने की शक्ति प्रदान करना, जो कि अनुच्छेद 40 में दिया हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों, व्यक्तिगत या सहकारी के आधार पर कुटीर उद्योगों का प्रोत्साहन अनुच्छेद 43 में दिया हुआ है। आगे सहकारी समितियों के स्वैच्छिक गठन, स्वायत्त संचालन, लोकतांत्रिक निमंत्रण तथा व्यावसायिक प्रबंधन को बढ़ावा देना अनुच्छेद 43B में दिया हुआ है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति और समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक एवं आर्थिक हितों को प्रोत्साहन और सामाजिक अन्याय एवं शोषण से सुरक्षा अनुच्छेद 46 में दिया हुआ है। स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक नशीली दवाओं, मदिरा, ड्रग के औषधि प्रयोजन से भिन्न उपभोग पर प्रतिबंध अनुच्छेद 47 में दिया हुआ है। गाय, बछड़ा व अन्य दुधारू पशुओं की बलि पर रोक, उनकी नस्लों में सुधार को प्रोत्साहन अनुच्छेद 48 में दिया हुआ है। इस तरह गांधीवादी जो सिद्धांत हैं उनके अंतर्गत हमें जो आर्टिकल्स पढ़ने हैं उसमें है अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 43, 43A, 46,
47 एवं 48 इतने सारे आर्टिकल गांधीवादी सिद्धांत के अंदर पढ़ना है। अभी हम इनको रिवाइज करेंगे तो आपको ये याद होते हो जाएंगे, क्योंकि एग्जाम में प्रीलिम्स में जो यहाँ से सवाल बनते हैं उन वो आर्टिकल से ही बनते हैं। आर्टिकल में आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग या फिर सीधे ही आपको सवाल में ये पूछा जाएगा कि आर्टिकल कौन से में क्या क्या दिया हुआ है, तो आपको ये याद रखने होंगे। आगे हम देखते हैं उदार बौद्धिक सिद्धांत, जिनमें हमें पढ़ना है भारत के समस्त राज्य क्षेत्र में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता अनुच्छेद 44 में दिया हुआ है। सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु पूरी करने तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देना अनुच्छेद 45 में दिया हुआ है। कृषि और पशुपालन को आधुनिक और वैज्ञानिक प्रणालियों से करना 48 में दिया हुआ है। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, ये 48 में दिया हुआ है। राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित किए गए कलात्मक एवं ऐतिहासिक अभिरुचि वाले संस्मारक या स्थान या वस्तु का संरक्षण करना अनुच्छेद 49 में दिया हुआ है। आगे हमें देखना है राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका से को कार्यपालिका से पृथक करना अनुच्छेद 50 में दिया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना तथा राष्ट्रों के बीच न्यायपूर्ण और सम्मानपूर्ण संबंधों को बनाए रखना, अंतर्राष्ट्रीय विधि और संधि बाध्यताओं के प्रति आदर बढ़ाना और अंतर्राष्ट्रीय विवादों को के मध्यस्थ द्वारा निपटाने के लिए प्रोत्साहन देना अनुच्छेद 51 में दिया गया है। तो उदार बौद्धिक सिद्धांत में हमें जो पढ़ना है उसमें एक सेकेंड, उसमें आर्टिकल 44 है, आर्टिकल 45 है, आर्टिकल 48 है और आर्टिकल 48A है, 49 है, 50 एवं 51 है। इस तरह से हमारे आर्टिकल हमने अभी तक 36 से 51 देख लिया है। अब हम जो नए निदेशक तत्व संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए हैं उनको देख लेते हैं। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में निदेशक तत्व की मूल सूची में 4 तत्व और जोड़े गए। इनकी भी राज्य से अपेक्षा रहती है कि बच्चों के स्वस्थ विकास के लिए अवसरों को सुरक्षित करना अनुच्छेद 39 में दिया हुआ है। समान न्याय को बढ़ावा देने के लिए और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए अनुच्छेद 39A में दिया हुआ है। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी को सुरक्षित करने के लिए कदम उठाने के लिए अनुच्छेद 43A में दिया हुआ है। रक्षा और पर्यावरण को बेहतर बनाने और जंगलों के वन्य जीवन की रक्षा करने के लिए अनुच्छेद 48A में दिया हुआ है। तो इस तरह से हमने आर्टिकल को कंप्लीट किया। अब हम एक बार उसका रिवीजन कर लेते हैं। आर्टिकल 36 में हमने पढ़ा राज्य की परिभाषा। अनुच्छेद 37 में हमने इनकी प्रकृति को देखा जो कि गैर न्यायोचित है। अनुच्छेद 38 में हमने देखा सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देना, राजनीतिक न्याय को बढ़ावा देना। अनुच्छेद 39 में हमने देखा समान वितरण, समान काम के लिए समान वेतन, समान वितरण समान काम के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 40 में हमने देखा पंचायतों की स्थापना। अनुच्छेद 41 में है बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी में काम व सहायता का अधिकार। तो बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी में काम और सहायता का अधिकार। अनुच्छेद 43 में है, 42 में है मातृत्व लाभ, 43 में है मजदूरों को जीविकोपार्जन, अनुच्छेद 44 में हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड देखा। अनुच्छेद 45 में 6 साल तक के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार। 46 में था SC ST और कमजोर वर्ग का हित। 47 में हमने पोषण स्तर सुधारना और नशाबंदी देखा। 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन, गाय भैंस की नस्ल सुधार। 48A में था पर्यावरण व वन्यजीव संरक्षण। 49 में था ऐतिहासिक धरोहर और स्मारकों की सुरक्षा। 50 में न्यायपालिका और कार्यपालिका को अलग करना। 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को बढ़ावा देना। इस तरह से हमने 36 से 51 तक के आर्टिकल को कंप्लीट किया। आगे हम जो पढ़ेंगे उसमें है निदेशक सिद्धांतों के पीछे संस्कृति, जिसमें संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर BN राव ने इस बात की संस्तुति की थी कि वैयक्तिक अधिकार को 2 श्रेणियां न्यायोचित एवं गैर न्यायोचित, न्यायोचित एवं गैर न्यायोचित में बांटा जाना चाहिए, जिसे प्रारूप समिति द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। न्यायोचित में हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हुए और गैर न्यायोचित में हमें राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्राप्त हुए। और इन मौलिक अधिकारों को भाग 3 में रखा गया तथा DPSP को भाग 4 में रखा गया। दोनों के बीच जो हम अंतर है वो देख लेते हैं।
तो मूल अधिकार जो है वो हमारा नकारात्मक है, मतलब कि ये राज्य को कुछ मसलों पर कार्य करने से प्रतिबंधित करता है। लेकिन जो निदेशक तत्व है वो सकारात्मक है, जो राज्य को कुछ मसलों पर इनकी आवश्यकता होती है। अभी हमने देखा कि मूल अधिकार न्यायोचित होते हैं, लेकिन जो निदेशक तत्व हैं ये गैर न्यायोचित होते हैं। तो हम एक बार इनके अंतर को देख लेते हैं। मूल अधिकार, निदेशक तत्व। पहला जो अंतर है ये नकारात्मक है और ये सकारात्मक है। मौलिक अधिकार न्यायोचित होते हैं और ये गैर न्यायोचित होते हैं। तीसरा जो अंतर है, इनका उद्देश्य देश में लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था का स्थापना करना है, लेकिन निदेशक तत्व की जो उद्देश्य है वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना है। अगला जो अंतर है ये कानूनी रूप से मान्य है, लेकिन मौलिक निदेशक तत्व नैतिक और राजनीतिक मान्यता ही प्राप्त है। इनको लागू करने के लिए विधान की आवश्यकता नहीं है, ये स्वतः लागू होते हैं। मौलिक अधिकार जो है वो स्वतः लागू होते हैं, लेकिन निदेशक तत्व को लागू करने के लिए इनको विधान की आवश्यकता होती है। न्यायालय इस बात के लिए बाध्य है कि किसी भी मूल अधिकार के हनन की विधि को वह गैर संवैधानिक एवं अवैध घोषित करे, लेकिन निदेशक तत्वों का उल्लंघन करने वाली किसी विधि को न्यायालय असंवैधानिक और अवैध घोषित नहीं कर सकता। इस तरह से हमने मूल अधिकार और निदेशक तत्वों में अंतर देखा। हम अब देख लेते हैं निदेशक तत्वों की आलोचना। जो सबसे पहली आलोचना है उसमें बोला गया है कि इनके लिए कोई कानूनी शक्ति नहीं है। निदेशक तत्व को कोई भी कानूनी शक्ति नहीं प्राप्त है। मुख्यतः इनको गैर न्यायोचित चरित्र के कारण इनकी आलोचना की जाती है। केटी शाह ने इन्हें अतिरेक कर्मकांडी बताया है। अतिरेक कर्मकांडी। और इसकी तुलना एक चेक जो बैंक में है उसका भुगतान बैंक संसाधनों की अनुमति पर ही संभव से की है। नसीरुद्दीन ने इनके लिए कहा है कि ये सिद्धांत 9 वर्ष प्रस्तावों की तरह है जो जनवरी को टूट जाते हैं। टीटी कृष्णामाचारी ये बोला है कि ये भावनाओं का एक अस्थायी कूड़ाघर है। भावनाओं का अस्थायी कूड़ाघर। और केसी वेयर ने इन्हें लक्ष्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र बोला है। आप इसको याद रखेंगे कि निदेशक तत्वों की आलोचना में किसने निदेशक तत्व को क्या बोला है। तो केटी शाह ने इन्हें अतिरेक कर्मकांडी बताया है। नसीरुद्दीन ने इन्हें ऐसे प्रस्तावों की तरह बताया है जो जनवरी को टूट जाते हैं। कृष्णामाचारी ने इन्हें भावनाओं का एक अस्थायी कूड़ाघर बोला है। केसी वेयर ने इन्हें लक्ष्यों और आकांक्षाओं का घोषणा पत्र बोला है। अगली जो आलोचना की जाती है उसमें बोला गया है कि ये तर्कहीन व्यवस्था है। इसका क्या मतलब है कि आलोचकों ने मत दिया कि इन निदेशकों को तार्किक रूप में निरंतरता के आधार पर व्यवस्थित नहीं किया गया है। एन श्रीनिवासन के अनुसार इन्हें न तो उचित तरीके से वर्गीकृत किया गया है और न ही तर्कसंगत तरीके से व्यवस्थित किया गया है। इनकी घोषणा कम महत्व के मुद्दों को अत्यावश्यक आर्थिक और सामाजिक मुद्दों से मिलाती है। अगली जो आलोचना हमें पढ़नी है वो है रूढ़िवादी। सर आइवर जेनिंग्स जो कि इंग्लैंड के राजनीतिक दार्शनिक हैं, इन्होंने टिप्पणी की कि सिडनी वेब और ब्रिटिश वेब के भूत इस पाठ के पृष्ठों में प्रवेश कर गए हैं। संविधान के भाग 4 में व्याख्यायित किया गया है कि समाजवाद के बिना फेबियन समाजवाद। उन्होंने मत दिया कि ये तत्व भारत में 20वीं सदी के मध्य में ज्यादा उपयोगी सिद्ध होंगे। इस तरह से इनको रूढ़िवादी बोला जाता है। तथा अगला जो आलोचना है वो है संवैधानिक टकराव। तो के संथानम का मत है कि इन तत्वों से केंद्र और राज्यों के बीच, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच और राज्यपाल एवं मुख्यमंत्री के बीच संवैधानिक टकराव होगा। उनके अनुसार केंद्र इन तत्वों को लागू करने के लिए राज्य को निर्देश दे सकता है और इनको लागू न होने पर वह राज्य सरकार को बर्खास्त कर सकता है। इसी प्रकार जब प्रधानमंत्री को संसद द्वारा यथापरित विधेयक प्राप्त हो तो राष्ट्रपति विधेयक को इस आधार पर अस्वीकृत कर सकता है कि ये तत्व राष्ट्र के शासन के लिए मूलभूत है और इसलिए मंत्रालय को इन्हें नकारने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह का संवैधानिक टकराव राज्य स्तर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच भी उत्पन्न हो सकता है। तो हमने इनकी आलोचना में देखा कि इनको कोई कानूनी शक्ति नहीं प्राप्त है, ये एक तर्कहीन व्यवस्था है और इनको जो है रूढ़िवादी बोला गया है तथा इनके काम करने के तरीके में संवैधानिक टकराव हो सकता है। आगे जो हम देखेंगे वो है निदेशक तत्वों की उपयोगिता, क्योंकि इनकी आलोचना में बोला गया है कि इनको कानूनी शक्ति नहीं है, ये एक तर्कहीन व्यवस्था है, तो इनको संविधान में शामिल क्यों किया गया है। हम अब इनकी उपयोगिता को देखते हैं। इनकी जो पहली उपयोगिता है ये अनुदेशों की तरह है, मतलब ये एक ऑर्डर है, अनुदेश है।
जो भारतीय संघ के अधिकृत को संबोधित सामान्य संस्तुतियां हैं, ये उन्हें उन सामाजिक एवं आर्थिक मूल सिद्धांतों को याद दिलाते हैं जो संविधान के लक्ष्यों की प्राप्ति से जुड़े हुए हैं। इसका क्या मतलब है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व उन सामाजिक एवं आर्थिक मूल सिद्धांतों को आर्थिक एवं सामाजिक मूल सिद्धांतों की याद दिलाते हैं जो संविधान के लक्ष्यों की प्राप्ति से जुड़े हुए हैं। इस तरह से ये अनुदेशों की तरह है, या ये भारतीय संघ के अधिकृतों को संबोधित सामान्य संस्तुतियां हैं। ये उन्हें उन सामाजिक और आर्थिक मूल सिद्धांतों की याद दिलाते हैं जो संविधान के लक्ष्यों की प्राप्ति से जुड़े हुए हैं। ये न्यायालयों के लिए उपयोगी मार्गदर्शक हैं। तो न्यायालयों के लिए मार्गदर्शक हैं। ये न्यायालयों को न्यायिक समीक्षा की शक्ति के प्रयोग में सहायता करते हैं, जो कि विधि की संवैधानिक वैधता के निर्धारण वाली शक्ति होती है। ये सभी राज्य की क्रियाओं की विधायिका एवं कार्यपालिका के लिए प्रभुत्व पृष्ठभूमि का निर्माण करते हैं और न्यायालयों के कुछ मामले में दिशा निर्देशित भी करते हैं। ये प्रस्तावना को विस्तृत रूप देते हैं, जिनसे भारत के नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के प्रति बल मिलता है। इस तरह से निदेशक तत्वों को राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक क्षेत्र की घरेलू और विदेशी नीतियों में स्थायित्व और निरंतर बनाए रखने के लिए ये निरंतरता बनाए रखते हैं। ये नागरिकों को मूल अधिकारों के पूरक होते हैं। ये भाग 3 में सामाजिक एवं आर्थिक अधिकारों की व्यवस्था करते हुए रिक्तता को पूरा करते हैं। तो इस तरह से हमने निदेशक तत्वों की उपयोगिता को पढ़ा। अब हमें आगे जो पढ़ना है वो है मूल अधिकारों एवं निदेशक तत्वों में टकराव। जैसा कि हमने अभी देखा कि मूल अधिकार न्यायोचित होते हैं, जबकि नीति निर्देशक गैर न्यायोचित होते हैं। इस तरह से संविधान के लागू होने के समय से ही मूल अधिकारों एवं निदेशक तत्वों में टकराव होने लगे थे। इससे रिलेटेड हम कई सारे केस पढ़ेंगे। उसके पहले हम देख लेते हैं कि अनुच्छेद 31A, 31B और 31C क्या है, क्योंकि इन्हीं 3 आर्टिकलों के इर्द हमारा ये टकराव मूल अधिकार और निदेशक तत्वों में टकराव को हम समझेंगे। तो पहला जो आर्टिकल 31 है, ये लाया गया था फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट से, जो कि 1951 में हुआ था। और इसका जो उद्देश्य था वो था जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार कानूनों को न्यायालयीय चुनौती से बचाना। अनुच्छेद 31B जो था ये भी फर्स्ट संविधान संशोधन से आया था, और इसका जो उद्देश्य था न्यायालय से कानूनों को सुरक्षा प्रदान करना। थर्टी 31C जो है, इसमें जो है ये 25वां संविधान संशोधन से लाया गया था, जो कि 1971 में आया था। और इसका जो उद्देश्य था ये था कुछ डीपीएसपी को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता देना। इस तरह से अब आप याद रखेंगे कि 31A में क्या था, जमींदारी उन्मूलन था इसका उद्देश्य। 31B को बी में जो है 9th अनुसूची बनाई गई थी, जिसमें ऐसे कानून डाले जाएंगे जिन पर न्यायालय कोई भी वो नहीं, मतलब कोई भी कानूनों को गैर असंवैधानिक घोषित नहीं कर सकता। और 31C में जो कि 25वें संविधान संशोधन से आया था, उसमें डीपीएसपी को फंडामेंटल राइट पर प्राथमिकता देना इसका उद्देश्य था। अब हम देखते हैं इससे रिलेटेड जो केसेस हुए हैं। पहला जो हमारा केस हुआ है वो है चंपकम दोहराईजन मामला। ये हुआ है 1951 में। इसके तहत बोला गया है कि फंडामेंटल राइट को प्राथमिकता मिली हुई है और डीपीएसपी उस पर हावी नहीं हो सकता है। इसके अंतर्गत उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था की कि निदेशक
सिद्धांत एवं मूल अधिकारों के बीच किसी तरह के टकराव में मूल अधिकार प्रभावी होंगे। इसमें घोषणा की गई है कि निदेशक सिद्धांत मूल अधिकारों के पूरक के रूप में निश्चित रूप से लागू होंगे, लेकिन यह भी तय हुआ कि मूल अधिकारों को संसद द्वारा संविधान संशोधन प्रक्रिया के तहत संशोधित किया जा सकता है। इस तरह से संविधान में पहला संशोधन अधिनियम 1951 में लाया गया और दूसरा संशोधन अधिनियम और चौथा संशोधन अधिनियम 1955 में तथा 17वां संशोधन अधिनियम 1964 में लाया गया और इसके अंतर्गत कुछ निर्देश लागू किए गए। अगला जो हमारा केस आता है वो गोलकनाथ केस है, जो कि 1967 में आया था और इसमें न्यायालय ने बोला कि संसद फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकती है। संशोधन नहीं कर सकती है। तो इस तरह से डीपीएसपी लागू करने के लिए अब संसद फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकती है। तीसरा जो कानून आता है, जो मामला आता है वो केशवानंद भारती, जो कि 1973 में आया था और इसमें संसद फंडामेंटल राइट बदल सकती है लेकिन डीपीएसपी लागू करने के लिए बेसिक स्ट्रक्चर जो है बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं कर सकती। तो यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन आता है। तो लास्ट हमारा है वो है मिनर्वा मिल केस। इसमें न्यायालय, जो कि 1980 में आया था, इसमें न्यायालय यह व्यवस्था करता है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी पूरक है और दोनों में संतुलन जरूरी है। तो इस तरह से इससे रिलेटेड जो हमें 4 केसेस पढ़ने हैं, पहला चंपकम दुराई राजन मामला जो कि 1951 में आया था और इसमें फंडामेंटल राइट को प्राथमिकता दी गई थी और बोला गया था कि नीति निर्देशक तत्व हावी नहीं हो सकते। अगला जो हमारा केस आता है वो गोलकनाथ केस आता है जो 1967 में आया था और इसमें न्यायालय यह उपबंध करा था कि संसद फंडामेंटल राइट में संशोधन नहीं कर सकती है। अगला जो केस आता है वो केशवानंद भारती है, जिसमें बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन दिया जाता है, जिसमें ये बोला जाता है कि संशोधन फंडामेंटल में राइट में तो संसद कर सकती है लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए। अगला जो केस आता है वो मिनर्वा मिल्स का है जो कि 1980 में आता है और इसमें यह बोला जाता है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी एक दूसरे की पूरक है और इनमें संतुलन जरूरी होता है। इस तरह से मूल अधिकारों एवं निदेशक तत्वों में टकराव होता है। इस तरह से हमने अभी अब आर्टिकल 31A, 31B और C को देखा और इसमें ये व्यवस्था की जाती है 42वें संविधान अधिनियम के द्वारा कि 31C की पहली व्यवस्था के प्रावधानों को विस्तारित किया गया। इसमें न केवल अनुच्छेद 39B और C में वर्णित को किसी निदेशक तत्व को लागू करने वाली विधि को हमने संरक्षण में सम्मिलित किया गया, बल्कि 42वें संशोधन अधिनियम में निदेशक तत्व की प्राथमिकता एवं सर्वोच्चता को मूल अधिकारों पर प्रभावी बनाया गया है। इस तरह से अगर कोई भी राज्य अपनी नीति का इस प्रकार संचालन करेगा कि समुदाय के भौतिक संसाधनों का स्वामित्व और नियंत्रण इस प्रकार बटा हो जिससे सामूहिक हित पर का सर्वोत्तम रूप से साधन हो। आगे हम देखते हैं निदेशक तत्वों का क्रियान्वयन। अभी तक निदेशक तत्वों के क्रियान्वयन में सरकार की क्या भूमिका रही है, इसमें सबसे पहले हम देखते हैं 1950 में योजना आयोग की स्थापना होती है। योजना आयोग की स्थापना होती है जो कि अनुवर्ती पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक न्याय प्राप्ति का था तथा 2015 में योजना आयोग के स्थान पर एक निकाय नीति आयोग की स्थापना की गई। दूसरा जो कदम उठाया गया वो सभी राज्यों में भू सुधार कानून पारित किए गए हैं ताकि ग्रामीण स्तर पर कृषि समुदाय स्थिति में सुधार हो सके। अगला जो इसमें क्रियान्वयन किया गया है निदेशक तत्वों में वो है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम। जो कि 1948 में आया था। इसी के अकॉर्डिंग इसमें और जो विधि आई है उसमें मजदूरी संदाय अधिनियम 1936 है, बोनस संदाय अधिनियम 1965 है, ठेका श्रम अधिनियम 1970 है। इसी तरीके से और कई जो है विधि को लागू किया गया। अगला हमें जो पढ़ना है वह है प्रसुविधा अधिनियम 1961 और समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976। अगला जो किया गया है वो है विधिक सेवा प्राधिकरण।
1987। इस तरह से कई सारे अधिनियम और कानून बनाए गए हैं, जैसे कि खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो कि 1972 में आया है। तो इस कृषि को आधुनिक बनाया गया। त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई, जो कि 73 और 74 संविधान संशोधन के द्वारा लागू किया गया था। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1976 नाम दिया गया, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 को अनुसूचित जाति एवं जनजाति की सुरक्षा में प्रभावी किया गया। 2019 में केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था शैक्षिक संस्थानों तथा भारत सरकार के असैन्य पदों एवं सेवाओं के लिए आरक्षित की। अनेक राष्ट्रीय स्तर के आयोग का गठन समाज के कमजोर वर्गों के सामाजिक, शैक्षिक एवं आर्थिक हितों के संवर्धन एवं संरक्षण के लिए किया गया, जिसमें पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, इस तरह से कई सारे कानून बनाकर निदेशक तत्वों का क्रियान्वयन किया गया। अब हम आगे देखते हैं भाग 4 से बाहर के निर्देश। भाग 4 से बाहर के निर्देश में जो हमें सबसे पहला पढ़ना है वो है सेवाओं के लिए। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के दावे। जिसमें संघ या किसी राज्य के कार्यकलाप से संबंधित सेवाओं और पदों के लिए नियुक्तियां करने में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावों का प्रशासन की दक्षता बनाए रखने की संगति के अनुसार ध्यान रखा जाएगा, जो कि भाग 16 में अनुच्छेद 325 में दिया हुआ है। भाग 16 के अनुच्छेद 325 में दिया हुआ है। दूसरा है मातृभाषा में शिक्षा प्रदान करना। जिसके अंतर्गत प्रत्येक राज्य और राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के पालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, जो कि भाग 17 में अनुच्छेद 350 ए में दिया हुआ है। हिंदी भाषा का अगला जो हमें भाग 4 से बाहर के निर्देश है वो है हिंदी भाषा का विकास। और यह भाग 17 में अनुच्छेद 351 में दिया हुआ है, जिसके अंतर्गत यह संघ का यह कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिसमें वह भारत की सांस्कृतिक संस्कृति की अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके। ये सारे निर्देश प्रकृति में तो न्याय योग्य नहीं है, हालांकि न्यायालय द्वारा इन्हें भी अन्य निर्देशों के समान उतना ही महत्व दिया जाता है तथा इन्हें भी संविधान का भाग माना जाता है। इस तरह से हमारा DPSP कंप्लीट होता है। आपको हमारी क्लास कैसी लगी कमेंट करके बताएं। पीसीएस क्रांति यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको इस क्लास का PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू एवरीवन।